नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आज आपको पढ़ाऊंगी किशनगढ़ शैली के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने बीकानेर पढ़ा था, आज हम किशनगढ़ शैली के बारे में देखेंगे कि किशनगढ़ शैली में क्या प्रसिद्ध है और किस तरीके के इसमें चित्र बने हैं। तो चलिए देखते हैं किशनगढ़ शैली। सबसे पहले किशनगढ़ शैली के बारे में जानना ये जरूरी है कि किशनगढ़ शैली कहाँ की शैली है। तो दोस्तों, किशनगढ़ जो शैली है वो राजस्थान की ही एक शैली है और इसका जो विकास है वो महाराजा मान सिंह के समय में हुआ था। लेकिन जो बनी ठनी है, इसका प्रसिद्ध चित्र है, उसका जो उद्भव है वो महाराजा सावंत सिंह के समय में हुआ था। और महाराजा सावंत सिंह के समय में ही इसका समृद्ध काल इसका रहा है। किसका? किशनगढ़ शैली का। और महाराजा सावंत सिंह को ही नागरीदास के नाम से पुकारा जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और उसमें नागरीदास आपको दिया हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सावंत सिंह को ही नागरीदास कहा गया है और ऑप्शन में अगर सावंत सिंह नहीं है, नागरीदास है, तो आप नागरीदास पर ही टिक कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम किशनगढ़ शैली के बारे में देखेंगे, किशनगढ़ शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो किशनगढ़ शैली है, इसकी स्थापना किशन सिंह ने की थी। जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे। इसकी स्थापना देखेंगे। स्थापना किशन सिंह ने की थी। किशन सिंह जो कौन थे? जोधपुर के राजा के 8वें पुत्र थे। जोधपुर के राजा थे उदय सिंह। उदय सिंह के 8वें पुत्र। उदय सिंह के 8वें पुत्र थे। ठीक है, किशन सिंह जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे। और आगे देखेंगे इसमें इसका जो सन है, ये किस समय पर इसकी स्थापना हुई थी। तो 1609 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1609 ईस्वी में इसकी स्थापना किशन सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखेंगे इसके जो संस्थापक थे, नागरीदास। संस्थापक, अब मैंने यहाँ लिखा है नागरीदास, और नागरीदास कौन थे? सावंत सिंह। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। देखिए किसके समय विकसित हुई थी, तो अभी मैंने लिखवाया था सावंत सिंह के समय विकसित। किसके समय हुई थी? तो सावंत सिंह के समय यह विकसित हुई थी। सावंत सिंह के समय में यह शैली विकसित हो चुकी थी या हो रही थी। अब देखिए, जो सावंत सिंह को क्या कहा जाता है? एक कला मर्मज्ञ शासक कहा जाता है। जो राजस्थान के कला मर्मज्ञ शासक या किशनगढ़ शैली के कला मर्मज्ञ जो शासक थे, तो वो सावंत सिंह को कहा जाता है। मतलब इनको कला से बहुत ज्यादा प्रेम था। और ये इसीलिए इस शैली में जो चित्र है देखेंगे आप, बनी ठनी का जो उद्भव है वो सावंत सिंह के समय ही होता है। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं, सावंत सिंह के समय के आगे सावंत सिंह एक कला मर्मज्ञ शासक थे। कला मर्मज्ञ शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे इसमें जो किशनगढ़ चित्र शैली की जो जान है, तो किशनगढ़ शैली की जान कहा जाता है एक चित्र को जो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। और उसको देखेंगे, उसका नाम क्या है? मैं मानती हूँ हर किसी को याद होगा और याद होना भी चाहिए। किशनगढ़ शैली की जो जान है, शैली की जान या प्रसिद्ध चित्र, नारी सौंदर्य, रहस्यमयी नारी सौंदर्य उसको बोला जाता है, और वो है बनी ठनी। इसको रहस्यमयी नारी सौंदर्य भी कहा जाता है, या भारत की मोनालिसा भी बनी ठनी को कहा जाता है। भारत की मोनालिसा कौन है? बनी ठनी। और ये कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। तो इसके आगे मैं लिखवा देती हूँ कि ये कहाँ सुरक्षित है। ऊपर मैं लिखा देती हूँ, देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं है। सुरक्षित कहाँ है ये?
राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद है इसके चित्रकार का नाम बताइए। तो इसके जो चित्रकार थे वो निहाल चंद थे। बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? निहाल चंद। और जो निहाल चंद थे वो किसके समय में थे? सामंत सिंह के समय में निहाल चंद चित्रकारी करते थे। और ये सामंत सिंह के समय के शासनकाल के समय के हैं निहाल चंद। आकृतियां देखिए, इस शैली की जो आकृतियां हैं वो किस प्रकार की थी? तो इस शैली की जो आकृतियां थी वो तीक्ष्ण कटावदार थी। आकृतियों को तीक्ष्ण कटावदार बोला जाता है। यहाँ की जो आकृतियां थी तीक्ष्ण कटावदार। अब देखिए, इसकी जो मुखाकृति थी वो थी कि यहाँ पर बालों की जो एक घुंघराली लट थी वो फेस पर दिखाई गई है। जो नारी आकृतियां थी यहाँ पर बालों की एक लट फेस पर दिखाई गई है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ऐसे ही मैं इसको लिखवा नहीं रही क्योंकि मैं नहीं मानती इसको लिखवाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम रिवीजन कराएंगे तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें निकल कर भी आएंगी। और हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि प्राविधिक कला जिन्होंने इंटर किया हुआ है कि वो फॉर्म डाल सकते हैं नहीं डाल सकते? तो ऑब्वियसली डाल सकते हैं बच्चों। इसमें तो मांगा ये गया है जिन्होंने 12th किया है प्राविधिक से वो फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है, बीए जो है चाहे वो आर्ट से किया है या अदर सब्जेक्ट से किया है, तो वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने बीए किया है, एमए किया है, वो तो फॉर्म डाल ही सकते हैं। तो जाके फॉर्म फिल करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। रिवीजन के पहले पढ़िए अच्छे से ध्यान से चीज़ों को, उसके बाद रिवीजन पे आइए। जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा रिवीजन करिए और जहाँ से हो उतना समेट लीजिए। आपके लिए हम एक मोटिवेशनल वीडियो लाने वाले हैं, उसमें आपको थोड़ा सा हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताती हूँ तो शायद टॉपिक थोड़ा मुझे लगता है छूट जाता है और बातें भी फालतू की हो जाती हैं, जो टॉपिक से रिलेटिव बातें नहीं हो पाती हैं। तो अभी हमको टॉपिक से रिलेटिव बातें करनी है। और जिसको, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नंबर के लिए, तो जिसको नंबर चाहिए मेरा, जिसको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। 9599670200 पर ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन क्लास देती हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बच्चे यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं उनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आर्ट ज्ञान कला के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आर्ट ज्ञान कला को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन कला से रिलेटिव मिलेगी और जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आप तक पहुंच जाएगी, आपको मिल जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको जो नई नई वीडियो है वो मिल जाएगी। और जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, आर्ट ज्ञान कला से। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट आप मुझे कर सकते हैं। बच्चे मैसेज करके पूछते भी हैं कुछ बच्चे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट है। चलिए अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे। इसके चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसके चित्र कौन कौन से थे तो देखिए, किशनगढ़ शैली के चित्र। इसके कुछ चित्रों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जो प्रमुख चित्र हैं इसके, तो वो है रुक्मणी हरण। रुक्मणी हरण, ये देखिए रुक्मणी हरण का चित्र बना हुआ है। और बनी ठनी है, नौका विहार करते हुए हैं। एक बनी ठनी का चित्र है। बनी ठनी तो फेमस है, भारत की मोनालिसा। और नौका विहार के कुछ चित्र बने हैं। नौका विहार के चित्र बने हैं, देखिए नौका विहार के कुछ चित्र बने हैं। दूसरा है राधा के रूप में कुछ आकृतियां बनी हैं, जैसे बनी ठनी में भी एक आकृति बनी है राधा के रूप में आकृतियां। राधा के मतलब जो नायिका है वो राधा के रूप में यहाँ पर चित्रित की गई है, तो राधा के रूप में कुछ आकृतियां बनी हैं। कुछ आकृतियां देखिए, ये मैंने आकृतियां यहाँ पे लिख दिया, मैं आपको बोल रही हूँ कुछ आकृतियां मैंने लिखा है।
आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मुझे ब्लैक का यूज़ करना पड़ेगा। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको देखिए, ये किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है, यह किशनगढ़ शैली की जो जान है, जो रहस्यमयी नारी सौंदर्य है बनी ठनी, वो किसने बनाया है? देखिए, निहाल चंद उसके चित्रकार हैं और वो कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैं इसको रिपीट इसलिए करा रही हूँ, कुछ बच्चों को नहीं दिखता है, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो आकृतियां इसकी किस प्रकार है? तीक्ष्ण और कटावदार है। चित्र है इसके रुक्मणी हरण है, बनी ठनी है, नौका विहार है, राधा के रूप में कुछ आकृतियां यहाँ पर चित्रित की गई हैं। और चलिए मैं और भी लिखवा देती हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पर। ब्लैक का यूज करते हैं, आई थिंक ब्लू से आपको नहीं दिखेगा। तो इसमें देखिए, जो छोटी नौकाओं का रंग चित्रित किया गया है, ये नौका विहार के जो चित्र हैं, इसमें कुछ छोटी नौकाओं का जो चित्र है, छोटी नौकाओं का चित्र देखेंगे यहाँ पर। छोटी नौकाओं का रंग, तो छोटी नौकाओं का जो रंग है उनको लाल रंग में अधिकतर चित्रित किया गया है, लाल रंग से उनको बनाया गया है, ठीक है। और दूसरा है, प्रसिद्ध आलोचक कौन थे इसके? तो फयाज अली खां थे, प्रसिद्ध आलोचक थे आलोचक फयाज अली खां, फयाज अली खां, ठीक है। ये प्रसिद्ध आलोचक के रूप में थे। और इसका जो प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी राधा, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उसको भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। और एक चीज और देख लीजिए, मैंने इसको ये नहीं बताया ये कौन सी किस समय का है, तो ये 18वीं शताब्दी का है चित्र। मैं यहीं पर मेंशन कर देती हूँ, राष्ट्रीय संग्रहालय के आगे जो इसके चित्रकार हैं यहाँ पर लिखेंगे 18वीं शताब्दी, आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ये 18वीं शताब्दी का चित्र है, भारत की मोनालिसा मतलब बनी ठनी का जो चित्र है, और ये राष्ट्रीय संग्रहालय में है। मेनली इसको ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, इसके जो चित्रकार हैं वो देख लीजिए, एक चित्रकार तो निहाल चंद मैंने लिखवाए हैं यहाँ पर, भवानीदास और सूरत राम, और लिख लीजिए इसके प्रमुख चित्रकार, यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, प्रमुख चित्रकार भवानीदास, ठीक है, एक है भवानीदास है और सूरत राम है और निहाल चंद, सूरत राम और निहाल चंद। निहाल चंद प्रमुख चित्रकार थे और उनकी जो प्रसिद्धि है वो बनी ठनी के कारण हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आपकी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सावंत सिंह मतलब नागरीदास और एक बनी ठनी। इनको ज़्यादा पूछा जाता है, इनके बारे में ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। इनको ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी आपके पास अभी समय है तो जितना हो सकता है आप चीज़ों को थोड़ा सा डीपली ही लेकर चलें। जितना भी आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे दिमाग में बस जाएगा। और दिमाग में बसने का मतलब है कि आपको एग्जाम में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं, देखिए जो क्लियर होता है एग्जाम वो ज़्यादातर उसी का होता है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतलब टाइम पढ़ाई पे दिया हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया हो। रिवीजन मेन होता है पूरा पढ़ने के बाद, क्योंकि अगर आपने एक बार में ये पूरा पढ़ लिया उसके बाद आप रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा है। जो बच्चे रिवीजन करते हैं उन्हीं का ज़्यादा अच्छे से उनको समझ में आता है और उनसे कहीं से भी आप कुछ भी पूछ लीजिए वो आंसर आपको दे देंगे। ऐसे ही एग्जाम में उन बच्चों के लिए कहीं से कुछ भी आ जाए वो फटाफट से आंसर लगा के आएंगे और टाइमली उनका हो जाता है, टाइम से उनका पेपर भी हो जाता है। मैं मानती हूँ देखिए 2 घंटे बहुत मतलब काफ़ी हैं, 2 घंटे ज़्यादा नहीं है। तो 125 क्वेश्चंस के लिए आपको इतना समय आई थिंक काफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आराम से आपका पेपर सोल्व हो जाएगा। तो आपको अभी से अपना जो शेड्यूल है वो बनाना होगा टाइम के अकॉर्डिंग।
अभी तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब रिवीजन करेंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग अलार्म लगाइए, टाइम के अकॉर्डिंग टाइमर लगाइए उसमें, और इतने समय से लेकर इतने प्रश्न 125 का ही टारगेट रखिए। शुरू में कम क्वेश्चन लीजिए, उसके बाद ज़्यादा लीजिए, फिर 125 ही लेकर चलिएगा। और 125 क्वेश्चन आपने कितने समय में किए, उसके बाद मेरे हिसाब से 125 से 150 क्वेश्चन आप करिएगा 2 घंटे में सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आप 150 घंटे में 150 क्वेश्चन आप 2 घंटे में करते हैं तो मेरे हिसाब से आप वहाँ जाकर जब पेपर सोल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि थोड़ा सा टाइम आपको वहाँ नोटबुक जो है आपके फिल करने में टाइम लग जाता है, ऊपर से वो सिग्नेचर करने आते हैं तो 2-3 मिनट आपके ऐसे ही थोड़ा सा वेस्ट हो जाते हैं। तो हमको थोड़ा सा टाइम शेड्यूल इस प्रकार का बनाना चाहिए कि जो ये हमारी जो चीज़ें हैं, बाकी की जो फालतू की वहाँ पर एक्टिविटी जो होती रहती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो उनमें भी टाइम हमारा वेस्ट अगर होता है तो हमारे पास इतना समय बचे कि हम अपने पेपर को पूरा कर पाएँ। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, यही तैयारी करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है। तो इसी मेरी शुभकामना के साथ आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं आपको दे चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ 9599670200 पर मेरी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। और जो बच्चे खुद पढ़ रहे हैं उनके साथ भी मेरी शुभकामनाएं हैं, वो घर पर पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें और टाइम के साथ अपनी तैयारी करें। और बाकी अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपको आगे देने वाली हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आ चुका है और ज़रूरत है आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की, तो वो मैं अब आपको करूँगी। और चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।